प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातें के अध्याय 3 के पाठ जल अनमोल संसाधन पर चर्चा करूंगी। आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य सही है तो सही का चिन्ह और गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है। चलिए हम लोग वाक्यों को देखते हैं। भौम जल का स्तर कभी कम नहीं होता है। भौम जल का स्तर धीरे धीरे दिनों दिन गिरता जा रहा है, तो यह गलत होगा। जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी कर रहे हैं। अब जल की कमी की समस्या का सामना शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी भी कर रहे हैं, तो यह भी गलत। नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। खेतों में सिंचाई चापानलों, कुओं तथा नहरों से भी होती है, तो यह भी गलत है। भौम जल हर जगह पीने लायक होता है, यह सही नहीं है क्योंकि सभी जगहों का भौम जल पीने लायक नहीं होता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। झारखंड में वर्षा का वितरण असमान है, कहीं पर अधिक वर्षा और कहीं पर कम वर्षा होती है। जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। वर्षा जल संचयन को वर्षा जल संग्रहण रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को अंतः संयंदन कहते हैं। वन की कटाई से भौम जल स्तर में कमी आई है। प्रश्न संख्या 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है और इसके विकल्प हैं श्वसन प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, उत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। तो पौधों को जल की आवश्यकता होती है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, और पौधों की पत्तियों से इस तरह अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है। जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है और इसके विकल्प है बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा और औद्योगिकीकरण। तो बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई और औद्योगिकीकरण ये जल की कमी के लिए उत्तरदायी हैं। तो जो विकल्प है इसका सही वह है अत्यधिक वर्षा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव की अवस्था में नहीं पाया जाता है और इसके विकल्प हैं हिमपात, झील का जल, नदी का जल, जल वाष्प। तो झील का जल, नदी का जल और जल वाष्प तीनों द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि हिमपात में हिम जो कि जल का ठोस रूप है, इसीलिए यहाँ पर हिमपात द्रव की अवस्था में नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। पौधों की पत्तियों से जल जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है, पौधों में जो स्टोमेटा होते हैं उनसे। इसलिए अगर पौधों को जल प्राप्त नहीं होता है तो जल के अभाव में वे मुरझाने लगते हैं और अंत में सूखकर मर जाते हैं। 5वां प्रश्न, प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन कीजिए। वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों के जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतः संयंदन इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है, और भूमि के नीचे वाले इसी सतही जल को भूमिगत जल ग्राउंड वाटर कहा जाता है। भूमिगत जल की ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। चापाकल और नलकूप द्वारा पानी इसी भूमिगत जल स्तर पर निकाला जाता है
और कुएं के पानी का स्रोत भी भूमिगत जल ही है। छठा प्रश्न, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है? तो मनुष्य के लिए जल भोजन के पाचन में सहायता करता है। पेड़ पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण में जल की आवश्यकता पड़ती है। और अन्य आवश्यकताएं जिनमें हम जल का उपयोग करते हैं वह है भोजन पकाना, नहाना, कपड़े और बर्तन धोना, फर्श साफ करना और सबसे उपयोगी जल को पीना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है? हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश जल ऐसे ही बह जाता है और व्यर्थ हो जाता है। तो जल के इस प्रकार बहकर बर्बाद होना बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में वर्षा कम हो रही है, लेकिन शहरीकरण के कारण पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, ये सारी चीजें लगातार हो रही हैं और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही हैं। इस कारण जल की पुनः पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है और कई इलाकों में जल की अत्यंत कमी हो गई है। इसलिए वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति के लिए किया जा सकता है। इस तरह वर्षा के पानी को पाइपों के द्वारा भूमिगत टंकियों में एकत्रित किया जाता है और यह धीरे धीरे रिस कर भौम जल स्तर को बढ़ाता है और इसे ही वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 8, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। जल संरक्षण की विधियां निम्नलिखित हैं। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण, भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में पहुंचाया जाता है। इस जल को छानकर इसका उपयोग विभिन्न घरेलू कार्यों में, जैसे कि बगीचे में पानी देने में, कार धोने में, कपड़े धोने में या शौचालयों में किया जा सकता है। और साथ ही इस वर्षा जल को भौम जल की पुनः पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खुले जगहों में वर्षा जल संग्रहण, इस प्रणाली में रिसने वाला गड्ढा बनाकर निकास नली द्वारा वर्षा जल को भौम जल स्तर का बढ़ाने के काम में लाया जा सकता है या फिर जगह जगह डोभा का निर्माण किया जा सकता है। तीसरा तरीका है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। इस तरह से जो सड़कों के किनारे नालियां होती हैं उनमें जालियां लगी होती हैं और वर्षा का जल इन जालियों से होकर के भूमिगत टंकियों में जाकर एकत्र हो जाता है। चौथा तरीका है नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाना। नदियों पर छोटे छोटे चेक डैम बनाकर भी जल को एकत्रित कर लिया जाता है। यह जल धीरे धीरे रिस कर भौम जल स्तर को बढ़ा देता है और इस एकत्रित जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। पांचवा है बावड़ी, जो कि जल प्रबंधन का पारंपरिक तरीका था। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल की पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथा का सदियों से चलन रहा है। समय के साथ इन बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया, जिससे कि इनमें धीरे धीरे गाद जमा हो गई। लेकिन अब इनके महत्व को देखते हुए बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है या इनकी गाद को साफ कर इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 9वां प्रश्न है ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन कीजिए। ड्रिप सिंचाई विधि, जिसे कि बूंद सिंचाई विधि भी कहा जाता है, यह किसानों द्वारा अपने खेतों में मित व्ययिता से जल का उपयोग करने की एक विधि है। इस विधि द्वारा कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है, जिससे कि पानी सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचता है और व्यर्थ बहकर बर्बाद नहीं होता है। 10वां प्रश्न, भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाइए और उसे चिन्हित कीजिए। यहाँ पर बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि वर्षा का जो जल धीरे धीरे चट्टानों से नीचे रिस कर जमा हो जाता है, यही भौम जल है और इस स्तर को भौम जल स्तर कहा जाता है।
11वां प्रश्न, मान लीजिए आपके क्षेत्र में काफी वर्षा होती है, किंतु गर्मी के दिनों में कुओं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो जल को बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला है वर्षा के जल का संग्रहण, तालाबों का निर्माण, डोभा का निर्माण, बड़े पैमाने पर वृक्षों को लगाना, नदियों में छोटे छोटे चेक डैम बनाना और जल का मितव्ययिता से उपयोग करके, जल का सावधानी पूर्वक उपयोग करके हम जल को बचा सकते हैं। 12वां प्रश्न, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। तो बढ़ती मानव जनसंख्या और जल की मांग जल के स्रोतों पर गहरा दबाव उत्पन्न कर रही है। जैसा कि आप लोग यहाँ पाई चार्ट में देख रहे हैं, कुल जल का 69% भाग कृषि कार्य में उपयोग हो जाता है, 23% भाग उद्योगों में और 8% घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है। साथ ही प्रति व्यक्ति जल की खपत भी बढ़ी है, इससे भौम जल स्तर में कमी आई है। भौम जल स्तर में आई कमी के कई कारण हैं, जिनमें प्रमुख है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है और इस कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्रवण की दर कम हो जाती है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इसके लिए बिल्डिंगों को बनाने के लिए प्रायः भौम जल का ही उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं, दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवश्रवण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अपक्षय हो रहा है और भौम जल का स्तर दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है। दूसरा कारण है बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से ही निकाला जाता है। तीसरा है कृषि कार्य। भारत में किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है और इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसके कारण भी भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। चौथा प्रमुख कारण है वर्षा का असमान वितरण। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वे स्थान जल से समृद्ध हैं, तो कई जगह कम वर्षा होती है। यहाँ पर आप भारत के मानचित्र में देख रहे हैं कि मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है और राजस्थान का जयपुर एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, अर्थात यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। पांचवा प्रमुख कारण है वनों की कटाई। जंगलों में वर्षा का जल तेजी से नहीं बह पाता है और इसीलिए यह धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसता है और इस तरह से भौम जल स्तर को बढ़ाता है। लेकिन वनों के कटने से वर्षा का पानी तेजी से बहता चला जाता है और बर्बाद हो जाता है और इस कारण भौम जल स्तर भी घटता चला जाता है। और छठा कारण है जल की बर्बादी। हमारे नहाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, शौचालय आदि में बहुत अधिक पानी बर्बाद होता है। साथ ही एसी, आरओ तथा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल में भी बहुत अधिक पानी की बर्बादी होती है। घरों के फर्श को पानी से धोने, गाड़ियों को धोने आदि में भी बहुत अधिक पानी हम बर्बाद करते हैं और साथ ही टपकते हुए नल और पानी के पाइप आदि फटे होने से भी जल की बर्बादी होती है। 13वां प्रश्न,
समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। वर्षा का जल तथा जल के अन्य स्रोतों जैसे नदी, झरने, तालाब, झील आदि का जल मिट्टी के छिद्रों से धीरे धीरे नीचे रिसता है और चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है और इस प्रकार भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। 14वां प्रश्न, झारखंड सरकार गांवों तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है और इसमें हमारी क्या सहभागिता है। तो झारखंड सरकार जल संचयन के लिए हर गांव में डोभा का निर्माण करवा रही है, नदियों तालाबों से गाद की सफाई कर उनका जीर्णोद्धार करवा रही है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करवा रही है और जल संरक्षण के लिए विद्यालयों, कॉलेजों आदि में विद्यार्थियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम भी चला रही है। हम भी अपने घरों के आसपास वृक्षों को लगाकर जल का पूरी मितव्ययिता से उपयोग करके इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। 15वां प्रश्न, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताइए। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है क्योंकि इसका लगभग 3/4 भाग जल है, लेकिन पृथ्वी पर इतना जल उपलब्ध होने के बावजूद इसका 97% भाग समुद्र में खारे जल के रूप में मौजूद है। 2% जल हिम शिखर पर बर्फ के रूप में और मात्र 1% जल पेयजल के रूप में विद्यमान है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन चूंकि यह सारा जल समुद्रों, महासागरों आदि में पाए जाने के कारण खारा है, नमकीन है, अतः यह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे कि हम बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं और इसकी मात्रा सिर्फ 3% ही है। बच्चों, यह थे पाठ जल अनमोल संसाधन के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।